रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन यशवर्धन कपूर की आंखों में नींद नहीं थी। उसका कमरा लग्जरी से भरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ गुस्सा था। उसने आईने में खुद को देखा, चेहरे पर हल्की चोट के निशान और आंखों में जलती हुई आग। आर्यन, उसने दांत भींचते हुए नाम लिया। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे इस तरह हराया था। उसने टेबल पर रखा ग्लास उठाया और जोर से दीवार पर दे मारा। चटाक, कांच के टुकड़े बिखर गए, जैसे उसका अहंकार टूट गया हो। लेकिन यशवर्धन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फोन उठाया। पापा। फोन के दूसरी तरफ शांत लेकिन भारी आवाज आए। हाँ यश, ये आवाज थी शरद कपूर की। मुझे एक आदमी को खत्म करना है, यशवर्धन ने धीमे लेकिन जहरीले लहजे में कहा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर नाम आर्यन। दूसरी तरफ हल्की सी हंसी गूंजी। तुम खुद क्यों नहीं कर पाए? ये सवाल सीधा उसके अहंकार पर लगा। यशवर्धन ने दांत भींच लिए। इस बार वो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। शरद कपूर की आवाज और ठंडी हो गई। तो सुनो, अगर दुश्मन तुमसे मजबूत हो तो उसे सामने से नहीं, दिमाग से हराया जाता है। यशवर्धन की आंखों में चमक आई। समझ गया पापा। फोन कट गया और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अब खेल असली शुरू होगा आर्यन। उधर मुंबई की सड़कों पर आर्यन की कार धीरे धीरे चल रही थी। बाहर की लाइट्स अंदर एक अजीब सा सुकून दे रही थी। साथ वाली सीट पर अनाया बैठी थी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस शांति। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर थैंक यू, अनाया ने धीरे से कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। इसके लिए धन्यवाद की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ हो जाता तो। उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे चिंता साफ थी। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। तुम आ गए ना, मुझे पता था तुम आओगे। ये सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दिल में कुछ हल्का सा महसूस हुआ। कार धीरे धीरे रुक गई। वो आर्यन का विला था। चलो, उसने कहा। अनाया थोड़ा हिचकी। मैं अंदर आ सकती हूँ? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। अब पूछ भी रही हो? दोनों अंदर गए। विला शांत था। सुनीता आंटी, आर्यन ने आवाज लगाई। अंदर से आवाज आई, आ रही हूँ बेटा। सुनीता बाहर आए और अनाया को देखकर हैरान रह गई। ये कौन है? मेहमान है, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। और आज यही रुकेगी? सुनीता ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है बेटा। कुछ देर बाद अनाया को एक कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन नींद दोनों को नहीं आ रही थी। रात के कुछ देर बाद अनाया धीरे से बाहर आई और देखा आर्यन बालकनी में खड़ा था। वह धीरे धीरे उसके पास गई। सोए नहीं? आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया। नींद नहीं आ रही। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा हल्की चल रही थी और चांदनी उन पर गिर रही थी। तुम हमेशा ऐसे ही होते हो? अनाया ने पूछा। कैसे? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। इतने अलग? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। शायद, या शायद तुम पहली हो जिसने मुझे ऐसे देखा है। अनाया की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। और तुम पहले हो जिसने मुझे बचाया है। दोनों की नजरें मिलीं और कुछ पल के लिए दुनिया जैसे रुक गई। हवा और ठंडी हो गई और दिल की धड़कन और तेज। उस पल में ना डर था ना खतरा, बस एक एहसास। और उसी एहसास के साथ दोनों की कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। सुबह की हल्की धूप मुंबई के आसमान से उतरकर आर्यन के विला की बालकनी में फैल रही थी। रात लंबी थी, लेकिन सुबह नई शुरुआत लेकर आई थी। आर्यन अभी भी जाग रहा था, बालकनी में खड़ा शहर को देख रहा था। तभी सिस्टम एक्टिवेटेड, सिस्टम की आवाज गूंजी। लगता है तुम भूल गए हो, आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। क्या? तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तुम्हारे पास पर्याप्त पॉइंट्स होंगे तो तुम मुझे अपग्रेड करोगे। कुछ सेकंड आर्यन चुप रहा। फिर, भूला नहीं हूँ, सिस्टम की आवाज में हल्का सा तंज आया। लेकिन कर भी नहीं रहे हो। तुम खुद को मजबूत करते जा रहे हो और मुझे वही छोड़ दिया है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसकी नजर शहर से हटकर आसमान पर टिक गई। इस बार मैं खुद को अपग्रेड नहीं करूंगा। सिस्टम कुछ पल के लिए चुप हो गया। इस बार मैं तुम्हें अपग्रेड करूंगा। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर, ओह, सिस्टम की आवाज में हल्की खुशी आ गई। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। आर्यन मुस्कुराया। अगर तुम मजबूत हो जाओगे तो मैं और भी तेजी से आगे बढ़ पाऊंगा। सही सोचा है, सिस्टम ने जवाब दिया। लेकिन याद रखना, मुझे अपग्रेड करने की कीमत
बहुत भारी होगी। आर्यन ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूँ। उधर एक दूसरी जगह यशवर्धन कपूर अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने कई लोग खड़े थे, सूट बूट में, बिजनेस दुनिया के खिलाड़ी। मुझे उस लड़के को गिराना है, यशवर्धन ने ठंडे स्वर में कहा। नाम आर्यन, एक आदमी बोला। सर, वो माई ड्रीम कंपनी का मालिक है। यशवर्धन की आंखों में चमक आई। तो वहीं से शुरू करते हैं। उसकी कंपनी, उसकी ताकत है। वह धीरे धीरे कुर्सी से उठा। और हम उसी ताकत को तोड़ेंगे। एक और आदमी आगे आया। सर, हम मार्केट में उसके खिलाफ कैंपेन चला सकते हैं। उसके गानों को कॉपी बताकर उसकी कंपनी की इमेज गिरा सकते हैं। दूसरा बोला, और उसके आर्टिस्ट्स को खरीद सकते हैं। यशवर्धन मुस्कुराया। गुड, शुरू करो, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। आर्यन, अब लड़ाई मैदान में नहीं, बिजनेस में होगी। उधर आर्यन के विला में अनाया धीरे धीरे नीचे आए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो अब सुरक्षित महसूस कर रही हो। गुड मॉर्निंग, उसने धीमे से कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। गुड मॉर्निंग। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आज क्या प्लान है? अनाया ने पूछा। आर्यन थोड़ा सोचकर बोला, आज बस आराम। अनाया हल्का सा हंसी। तुम जैसे इंसान को आराम करते हुए देखना थोड़ा अजीब लगेगा। आर्यन भी मुस्कुरा दिया। तो आज अजीब ही सही। दोनों साथ में बैठ गए, चाय की कप के साथ। और पहली बार उनके बीच बातचीत बिना डर के, बिना खतरे के, सिर्फ दिल से हो रही थी। तुम जानते हो, अनाया ने धीरे से कहा, मुझे अब डर नहीं लगता। क्यों? आर्यन ने पूछा। क्योंकि मुझे लगता है तुम हो। आर्यन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, और मैं रहूंगा भी। उसकी आवाज में वादा था। और उसी पल उनके बीच की दूरी थोड़ी और कम हो गई। लेकिन दूर कहीं एक तूफान तैयार हो रहा था। एक तरफ प्यार गहरा हो रहा था, दूसरी तरफ दुश्मनी। और जल्द ही दोनों टकराने वाले थे। बालकनी में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। और उसी हवा के साथ दो दिलों के बीच एक अनकहा सा एहसास भी बह रहा था। अनाया और आर्यन अब भी आमने सामने खड़े थे। और मैं रहूंगा भी। आर्यन की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा भरोसा था। अनाया की आंखें कुछ पल के लिए उसकी आंखों में ही अटक गईं, जैसे वो उस बात को महसूस कर रही हो। तभी खट, पीछे कमरे का दरवाजा खुला। दो परछाइयां बाहर आईं। अंकित और पूजा दोनों नींद से उठे हुए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर सामने के सीन पर पड़ी, दोनों वहीं रुक गए। कुछ सेकंड पूरी खामोशी। फिर अंकित ने धीरे से पूजा के कान में फुसफुसाया, लगता है हम गलत टाइम पर आ गए। पूजा ने मुस्कान दबाते हुए कहा, या शायद बिल्कुल सही टाइम पर। अनाया ने उनकी आवाज सुन ली और तुरंत पीछे मुड़ी। उसे देखते ही वो थोड़ी घबरा गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। आर्यन ने हल्का सा खनखारते हुए कहा, तुम लोग उठ गए? हाँ, अंकित ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। और बहुत कुछ देख भी लिया। अंकित, आर्यन ने उसे घूरा, लेकिन उसका चेहरा भी थोड़ा सा बदल चुका था। पूजा आगे बढ़ी। हाय, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूजा हूँ। अनाया ने धीरे से जवाब दिया, हाय, मैं अनाया। हमें पता है। अंकित ने तुरंत कहा, नाम तो भाई ने पहले ही बता दिया था। आर्यन ने भौं चढ़ाई, मैंने कब? अरे छोड़ना। अंकित हंस पड़ा, चेहरे से सब पढ़ लेते हैं हम। अनाया का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसने नजरें झुका ली। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे पहली बार है जब हमने भाई को ऐसे देखा है। कैसे? अनाया ने धीरे से पूछा, इतना सीरियस होकर किसी के लिए खड़ा। पूजा ने हल्के मजाक में कहा। अंकित तुरंत बोला, और इतना ध्यान रखते हुए, वरना ये तो अपने गानों में ही खोया रहता था। तुम लोग चुप करोगे? आर्यन ने हल्की झुंझलाहट में कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्सा कम और शर्म ज्यादा थी। तीनों हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। कुछ देर बाद सब हॉल में बैठ गए। हल्की फुल्की बातें, मजाक और बीच बीच में अंकित और पूजा की चिढ़ाने वाली नजरें। अनाया अब थोड़ा सहज हो चुकी थी। वो भी धीरे धीरे बातचीत में शामिल होने लगी। लेकिन अचानक आर्यन का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखा और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। हाँ, उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ उसका मैनेजर था। आवाज में घबराहट साफ थी। सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। सीधा बोलो। सर, मीडिया में आपके खिलाफ न्यूज चल रही है। क्या? आर्यन की आवाज ठंडी हो गई। सर, वो कह रहे हैं कि
आपके गाने ओरिजिनल नहीं हैं। आपने सब कुछ कहीं से कॉपी किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। और सर, मैनेजर की आवाज और धीमी हो गई। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चल रहा है। फिक्सिंग इट आर्यन। आर्यन की मुट्ठी कस गई। ठीक है, उसने शांत स्वर में कहा। मैं देखता हूँ। कॉल कट गया। क्या हुआ? अनाया ने चिंता से पूछा। कुछ सेकंड। आर्यन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हम पर हमला हुआ है। अंकित तुरंत गंभीर हो गया। किस तरह का बिजनेस? आर्यन ने जवाब दिया, और बहुत चालाकी से। पूजा ने गहरी सांस ली। मतलब, कोई बड़ा खिलाड़ी है। आर्यन की आंखों में ठंडापन आ गया। हाँ, और मुझे पता है कौन है। अनाया ने धीरे से कहा। यशवर्धन। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, और हल्का सा सिर हिला दिया। कुछ पल की खामोशी। फिर अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मजा आएगा। पूजा ने भी मुस्कुराकर कहा, अब असली गेम शुरू हुआ है। आर्यन ने खिड़की के बाहर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि तैयारी थी। अब मेरी चाल। और उसी पल माई ड्रीम के खिलाफ छिड़ी जंग एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हॉल में अभी भी सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा डर का नहीं, तूफान से पहले की शांति था। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था, फोन उसके हाथ में, और आंखों में ठंडी आग। तो चाल चल दी तुमने, यशवर्धन, उसने मन ही मन कहा। पीछे अनाया, अंकित और पूजा तीनों उसकी तरफ देख रहे थे। अब क्या करोगे? अंकित ने पूछा। आर्यन ने धीरे से मुड़कर देखा। अब जवाब देंगे। उसने तुरंत अपना फोन उठाया। राहुल, उसका मैनेजर। हाँ सर। दूसरी तरफ तुरंत आवाज आए, 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस सेट करो। सर। राहुल थोड़ा चौंका। अभी? हाँ अभी। आर्यन की आवाज सख्त थी। और सारे बड़े मीडिया हाउस बुलाओ। ओके सर। कॉल कट गया। पूजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो अब पब्लिक गेम होगा। आर्यन ने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। अब मैं सच दिखाऊंगा। कुछ घंटों बाद एक बड़ा हॉल, कैमरे, मीडिया, रिपोर्टर्स की भीड़, स्टेज पर आर्यन। जैसे ही वह माइक के सामने खड़ा हुआ, पूरा हॉल शांत हो गया। आप सब जानते हैं, आज मेरे और मेरी कंपनी माई ड्रीम के खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द भारी। कहा गया है कि मैंने गाने चुराए हैं। कुछ सेकंड वो रुका, फिर, तो मैं आज आपको सच दिखाता हूं। उसने इशारा किया। पीछे स्क्रीन ऑन हुई। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगे, जहां आर्यन खुद गाने लिख रहा था, कंपोज कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था। हर एक प्रूफ साफ और बिना शक के। मीडिया में हलचल मच गई। ये तो क्लियर प्रूफ है, एक रिपोर्टर बोला। आर्यन ने माइक पकड़ा। अब मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। उसकी नजर कैमरे में सीधे देख रही थी। जो भी मेरे खिलाफ ये सब कर रहा है, उसे मैं सिर्फ एक मौका दे रहा हूं। रुक जाओ, वरना। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। मैं नाम लेकर खेल खत्म कर दूंगा। पूरा हॉल सन। उधर एक बड़े ऑफिस में टीवी पर ये सब चल रहा था। यशवर्धन और शरद कपूर। यशवर्धन के चेहरे पर गुस्सा था। ये इतना जल्दी पलटवार कैसे? शरद कपूर शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। तभी फोन बजा। शरद कपूर ने फोन उठाया। हाँ। दूसरी तरफ आर्यन। शरद कपूर। उसकी आवाज सीधी और ठंडी थी। कुछ सेकंड खामोशी। ओह। शरद कपूर हल्का सा मुस्कुराए। तो तुम हो? हाँ, आर्यन ने जवाब दिया, और मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए कॉल कर रहा हूँ। यशवर्धन ध्यान से सुन रहा था। अपने बेटे को समझा लीजिए, ये खेल उसके बस का नहीं है। शरद कपूर की आंखों में हल्की चमक आई। और अगर ना समझाऊं तो? आर्यन की आवाज और ठंडी हो गई। तो फिर मैं उसे समझा दूंगा। कुछ सेकंड, दोनों तरफ सन्नाटा। फिर आर्यन बोला, अभी तक आपने सिर्फ मेरी कंपनी को छुआ है। अगली बार मैं आपकी पूरी दुनिया हिला दूंगा। और कॉल कट। कमरे में कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। यशवर्धन की मुट्ठी कस गई। डैड, ये। शरद कपूर ने उसे रोक दिया। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। इंटरेस्टिंग, उन्होंने धीरे से कहा। बहुत समय बाद कोई टक्कर का मिला है। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। अब ये खेल और मजेदार होगा। उधर आर्यन स्टेज से उतर चुका था। मीडिया अब उसके पक्ष में था। उसने फोन जेब में रखा और हल्का सा मुस्कुराया। अब देखता हूँ अगली चाल क्या चलोगे। और इसी के साथ ये लड़ाई अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। रात फिर से शहर पर उतर चुकी थी, लेकिन इस बार खामोशी नहीं थी, ये तूफान की शुरुआत थी। उधर कपूर साम्राज्य। शरद कपूर अपने ऑफिस में बैठे थे।
टेबल पर फाइल्स, स्क्रीन पर डेटा और आंखों में गहरी सोच। यश, उन्होंने धीरे से कहा, तुमने जल्दीबाजी की। यशवर्धन चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा था। तो अब क्या करें, डैड? उसने पूछा। शरद कपूर कुर्सी से उठे, धीरे धीरे खिड़की की तरफ चले गए। सीधी लड़ाई उसके लिए फायदेमंद है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हम उसकी ताकत नहीं तोड़ेंगे, हम उसकी नींव हिलाएंगे। यशवर्धन की आंखों में चमक आई। मतलब? शरद कपूर मुस्कुराए। उसकी कंपनी, माई ड्रीम, उसे ऊपर उठाने वाले लोग, उन्हीं को खरीद लो। उन्होंने आगे कहा, उसके आर्टिस्ट्स, उसकी टीम, उसके इन्वेस्टर्स, सबको ऑफर दो। पैसा, डर या लालच, कुछ ना कुछ हर किसी पर काम करता है। यशवर्धन हल्का सा हंसा। और अगर कोई ना माने तो? शरद कपूर की आवाज ठंडी हो गई। तो उसे मजबूर करो। और हाँ, मार्केट में ये खबर फैला दो कि माई ड्रीम जल्द ही गिरने वाली है। लोग खुद दूर भागने लगेंगे। यशवर्धन ने सिर हिलाया। अब मजा आएगा। इधर माई ड्रीम में हलचल। अगली सुबह माई ड्रीम ऑफिस, पूरा माहौल बदला हुआ था। कर्मचारी इधर उधर भाग रहे थे, फोन लगातार बज रहे थे और हर किसी के चेहरे पर चिंता थी। सर, राहुल भागते हुए आया, हमारे 2 बड़े आर्टिस्ट्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। क्या? आर्यन की आवाज सख्त हो गई। और सर, एक इन्वेस्टर भी पीछे हट गया है। कुछ सेकंड आर्यन चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। तो उन्होंने चाल बदल दी है, राहुल ने गंभीर स्वर में कहा। सर, ये लोग अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत प्लानिंग के साथ हो रहा है। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, और ये प्लान शरद कपूर का है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि रणनीति थी। ठीक है, आर्यन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, सभी को मीटिंग रूम में बुलाओ। कुछ ही देर में मीटिंग रूम, सारी टीम मौजूद थी। मैनेजर, प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स और बाकी स्टाफ। आर्यन अंदर आया और बिना समय गंवाए बोला, जिसे जाना है वो जा सकता है। पूरा कमरा सन। मैं किसी को रोकूंगा नहीं। लेकिन उसकी आवाज गहरी हो गई, जो यहां रुकेगा उसे मैं इतना आगे ले जाऊंगा कि वो खुद अपनी कीमत तय करेगा। कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। फिर धीरे धीरे कुछ लोग उठकर बाहर चले गए, लेकिन ज्यादातर लोग वहीं बैठे रहे। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, असली टीम यही है। आर्यन ने सिर हिलाया। और यही हमारी ताकत है। उधर दिल के करीब शाम, विला की छत, हल्की हवा और शहर की लाइट्स। अनाया रेलिंग के पास खड़ी थी। आर्यन उसके पास आकर रुका। सब ठीक हो जाएगा, अनाया ने धीरे से कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे इतना यकीन है? अनाया मुस्कुराए, क्योंकि तुम हो। कुछ पल दोनों चुप रहे। तुम्हें पता है, अनाया ने धीरे से कहा, पहले मुझे लगता था कि मैं अकेली हूं, लेकिन अब आर्यन ने पूछा, अब लगता है कोई है जो मेरे लिए लड़ सकता है? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, और मैं हमेशा रहूंगा। उनकी नजरें मिलीं, और इस बार दूरी और कम हो गई। हवा में एक सुकून था, लेकिन दूर कहीं तूफान और तेज हो रहा था। अंत जंग का नया दौर। एक तरफ प्यार गहरा हो रहा था, दूसरी तरफ साजिश। और अब ये लड़ाई सिर्फ नाम की नहीं थी, ये लड़ाई थी वजूद की। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन कपूर मैंशन के अंदर अब भी लाइट्स जल रही थीं। शरद कपूर अपने ऑफिस में बैठे थे, चेहरे पर वही शांत भाव, लेकिन अंदर कहीं न कहीं बेचैनी थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि मामला अब सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहा। तभी उनका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत कॉल उठाया। जी। दूसरी तरफ से एक सख्त और अधिकार भरी आवाज आई, शरद कपूर, ये तुम क्या कर रहे हो? कमरे का माहौल एकदम बदल गया। शरद कपूर ने संयम रखते हुए कहा, सर, मैं समझा नहीं। समझना पड़ेगा तुम्हें। आवाज और तेज हो गई। तुम जिस कंपनी पर हमला कर रहे हो, माई ड्रीम, उसके बारे में पूरी जानकारी है तुम्हें? शरद कपूर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, वो एक म्यूजिक कंपनी है, उसका ओनर आर्यन सिंह है। दूसरी तरफ से हल्की सी नाराज हंसी आई। बस इतनी ही जानकारी है तुम्हें? वो सिर्फ एक कंपनी का ओनर नहीं है, वो सिंह परिवार का वारिस है। ये सुनते ही शरद कपूर की आंखों में बदलाव आ गया। सिंह परिवार, उन्होंने धीमे से दोहराया। हाँ, आवाज और सख्त हो गई। रणवीर सिंह का परिवार यूपी के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक। और अभी कुछ घंटों पहले उनका सीधा फोन प्रधानमंत्री कार्यालय में आया था। अब कमरे में सन्नाटा था। यशवर्धन,
जो पास खड़ा था उसकी सांसें तक रुक गईं। उन्होंने साफ कहा है कि उनके पोते के साथ कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर ये सब तुरंत नहीं रुका तो तुम्हारी कंपनी पर कार्रवाई भी हो सकती है। शरद कपूर अब पूरी तरह समझ चुके थे, ये खेल उनके हाथ से बाहर जा चुका है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं समझ गया सर, अभी सब कुछ रोक देता हूं। और उन्होंने यशवर्धन की तरफ देखते हुए कहा, माफी भी मांगूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, यही समझदारी है। और कॉल कट गया। कमरे में कुछ पल तक कोई नहीं बोला। यशवर्धन गुस्से में बोला, डैड, हम ऐसे पीछे हट जाएंगे। शरद कपूर ने उसकी तरफ देखा। इस बार उनकी आवाज सख्त थी, ये पीछे हटना नहीं है, ये समझदारी है। तुम समझ नहीं रहे हो, ये लड़का अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा है। उन्होंने गहरी सांस ली, और सबसे बड़ी बात, इस बार चाल हमने नहीं, किसी और ने चली है। उधर लखनऊ, पुराना विला। रणवीर सिंह शांत बैठे थे। उनके सामने कुछ फाइल्स रखी थीं। तो यही लोग हैं? उन्होंने धीरे से पूछा। सामने खड़ा आदमी बोला, जी दादाजी, माय ड्रीम पर जो भी दबाव डाला गया उसके पीछे कपूर परिवार है। रणवीर सिंह की आंखों में हल्की सख्ती आई। मेरे पोते के साथ कोई खेल खेले और मुझे पता ना चले। उन्होंने फोन उठाया, अब सब ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज में इतना विश्वास था कि सामने खड़ा आदमी भी चुप हो गया। कुछ ही देर बाद दिल्ली, फोन बजता है और वहीं से ये पूरा खेल पलट जाता है। उधर मुंबई, आर्यन अपनी बालकनी में खड़ा था। उसे कुछ पता नहीं था कि उसके लिए पीछे से कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो चुकी है। वो बस आसमान की तरफ देख रहा था और हल्का सा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे भरोसा हो कि वो कभी अकेला नहीं है। सुबह की हल्की धूप कपूर मैंशन की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन आज उस घर का माहौल बदला हुआ था। शरद कपूर अपने ऑफिस में खड़े थे, चेहरे पर गंभीरता, और सामने खड़ा था यशवर्धन। तुमने गलती की है। शरद कपूर की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी। यशवर्धन ने गुस्से में कहा, डैड, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप। इस बार शरद कपूर की आवाज गूंज गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने किससे पंगा लिया है? यशवर्धन पहली बार थोड़ा घबराया, लेकिन वो सिर्फ कुछ नहीं है। शरद कपूर ने बीच में ही काट दिया, वो आर्यन सिंह है, रणवीर सिंह का पोता। ये सुनते ही यशवर्धन की आंखें फैल गईं। क्या? हाँ, शरद कपूर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और उसके एक इशारे पर हमारी पूरी कंपनी हिल सकती है। कुछ सेकंड यशवर्धन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका गुस्सा अब धीरे धीरे डर में बदल रहा था। तो अब उसने धीरे से पूछा, क्या करेंगे? शरद कपूर ने सीधा जवाब दिया, माफी मांगेंगे। व्हाट? यशवर्धन चिल्लाया, डैड, मैं उस लड़के से, तुम नहीं। शरद कपूर ने उसे रोका। मैं? कमरे में फिर सन्नाटा। ये मेरी गलती है और इसे मैं ही ठीक करूंगा। यशवर्धन ने पहली बार अपने पिता को इस तरह देखा, इतना शांत, लेकिन अंदर से झुका हुआ। उधर मुंबई, माय ड्रीम ऑफिस। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। जो लोग गए थे उनकी जगह नए लोग आ रहे थे, और जो रुके थे उनके चेहरे पर अब विश्वास था। सर, राहुल अंदर आया, मार्केट में खबर बदल रही है। अब लोग फिर से हम पर भरोसा कर रहे हैं। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा है। उसे अब भी ये नहीं पता था कि ये सब कैसे पलटा। तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर। हेलो। आर्यन ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक गहरी शांत आवाज आई, आर्यन सिंह। आर्यन की आंखें हल्की सी सिकुड़ीं। कौन? मैं शरद कपूर बोल रहा हूँ। कुछ सेकंड खामोशी। आर्यन की आवाज ठंडी हो गई। क्या चाहिए आपको? दूसरी तरफ से गहरी सांस की आवाज आई, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। पूरा माहौल जैसे रुक गया। आर्यन चुप रहा। जो कुछ भी हुआ, शरद कपूर बोले, वो गलत था और मैं उससे यही खत्म करना चाहता हूँ। आर्यन की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसकी आवाज अब भी शांत थी। और मैं क्यों मानूं कि आप सच बोल रहे हैं? शरद कपूर ने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि अब ये लड़ाई मेरे बस की नहीं रही। ये सुनकर आर्यन थोड़ा चौंका। मतलब? उसने पूछा। कुछ सेकंड खामोशी। फिर शरद कपूर ने धीरे से कहा, मतलब तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा ताकतवर हो। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ। शरद कपूर की आवाज अब नर्म थी,
ये मामला यहीं खत्म कर देते हैं। कुछ सेकंड आर्यन ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखिए, अगर दोबारा कुछ हुआ, उसकी आवाज ठंडी हो गई, तो मैं नहीं रुकूंगा। समझ गया, शरद कपूर ने कहा, और कॉल कट गया। आर्यन कुछ देर तक फोन को देखता रहा। अजीब है, उसने धीरे से कहा। उसे अब भी समझ नहीं आया कि इतना बड़ा आदमी अचानक झुक क्यों गया, लेकिन कहीं न कहीं उसे एहसास हो रहा था कि खेल में कोई और भी है, और वो अभी सामने नहीं आया है। शाम का वक्त था। मुंबई का आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था। विला की छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आर्यन रेलिंग के पास खड़ा था और सामने शहर की चमकती रोशनी देख रहा था। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट आए। तुम यहाँ हो, अनाया की हल्की आवाज आए। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा और कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह गया। आज वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर सुकून और आंखों में वही गहराई। हाँ, आर्यन मुस्कुराया। थोड़ा अकेले रहने का मन था। अनाया उसके पास आकर खड़ी हो गई। तो मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ? उसने हल्के मजाक में पूछा। नहीं, आर्यन ने धीरे से कहा, तुम हो तो ही सब सही लगता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा थोड़ी तेज चली और अनाया के बाल उसके चेहरे पर आ गए। आर्यन ने धीरे से हाथ बाया और उसके बाल हटाए। उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी। अनाया की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। आर्यन, उसने धीमे से कहा, अगर एक दिन ये सब खत्म हो गया तो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सुनते ही अनाया की आंखें भर आईं और वो धीरे से आर्यन के करीब आ गई। दोनों के बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। उनकी नजरें मिलीं और जैसे ही आर्यन उसका हाथ पकड़ने वाला था, ओहो, पीछे से जोर की आवाज आई। दोनों झटके से अलग हुए। पीछे मुड़कर देखा तो वहां खड़े थे अंकित और पूजा, दोनों के चेहरे पर शरारती मुस्कान। भाई भाई, अंकित हंसते हुए बोला, क्या चल रहा है यहाँ? पूजा ने तुरंत कहा, अरे भाई, हमें तो पहले ही शक था। भाभी तो फिक्स है। अनाया का चेहरा एकदम लाल हो गया। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो हड़बड़ा कर बोली। आर्यन ने माथा पकड़ लिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अंकित ने हंसते हुए कहा, हम तो बस हवा खाने आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। पूजा ने अनाया का हाथ पकड़ लिया। भाभी, शर्माए मत, हम अपने ही हैं। अनाया कुछ बोल ही नहीं पाई, बस सिर झुकाकर खड़ी रह गई। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर से उसे ये सब अच्छा लग रहा था। तभी नीचे से दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर आर्यन, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। आर्यन चौंक गया। वो तुरंत नीचे की ओर भागा, बाकी तीनों भी उसके पीछे। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। सामने पूरा परिवार खड़ा था। रणवीर सिंह दादाजी, सावित्री देवी दादी, राजवीर सिंह पिता, कविता सिंह माँ और उसके चाचा चाची। सरप्राइज! कविता सिंह आगे बढ़ीं और आर्यन को गले लगा लिया। मेरा बेटा। आर्यन कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। आप लोग यहाँ? रणवीर सिंह मुस्कुराए। सोचा, अपने पोते को देख आए और थोड़ा सरप्राइज भी दे दें। तभी उनकी नजर पीछे खड़ी अनाया पर गई। पूरा परिवार अब अनाया को देख रहा था। अनाया एकदम घबरा गई। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से उसके पास आकर खड़ा हो गया। दादाजी, उसने शांत स्वर में कहा, ये अनाया है। कुछ पल खामोशी। रणवीर सिंह ने उसे ध्यान से देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। अच्छा, तो ये है अनाया। अनाया ने घबराकर हाथ जोड़ लिए। नमस्ते। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। पूरा माहौल अब एक नए मोड पर आ चुका था और आर्यन पहली बार थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। हॉल का माहौल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। सभी की नजरें अब सिर्फ एक इंसान पर टिकी थीं, अनाया। वो घबराई हुई खड़ी थी, हाथ जुड़े हुए और आंखों में हल्की झिझक। राजवीर सिंह ने आगे बढ़कर गंभीर आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अनाया, उसने धीरे से जवाब दिया। कहाँ से हो? ये सवाल थोड़ा सीधा था और उतना ही भारी भी। अनाया ने एक पल के लिए आर्यन की तरफ देखा, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन मैं अनाथ हूँ। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। अनाया ने धीरे धीरे आगे कहना शुरू किया,
मैं एक अनाथालय में पली बढ़ी हूँ और अभी एक होटल में काम करती हूँ। वहां से जो भी कमाती हूँ उसी से मैं उसी अनाथालय के बच्चों की मदद करती हूँ। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन वो सच बोल रही थी। राजवीर सिंह के चेहरे पर अब भी सख्ती थी। और तुम यहाँ कैसे? आर्यन कुछ बोलता उससे पहले कविता सिंह ने धीरे से कहा, बस भी कीजिए। उन्होंने अनाया की तरफ देखा और मुस्कुराई। चलो बेटा, मेरे साथ आओ, चाय बनाते हैं। अनाया थोड़ा चौंकी। जी, आओ, कविता सिंह ने प्यार से कहा और उसका हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले गई। साथ में सुनीता भी चल पड़ी। किचन के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। वहां कोई सवाल नहीं था, सिर्फ सुकून था। कविता सिंह ने गैस ऑन करते हुए पूछा, डर गई थी ना? अनाया हल्का सा मुस्कुराई। थोड़ा डरने की जरूरत नहीं है, कविता सिंह ने नरमी से कहा। हम लोग ऐसे ही हैं, बस अपने बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उन्होंने सीधा सवाल पूछा, तुम्हें आर्यन पसंद है? अनाया एकदम चौंक गई, उसका चेहरा लाल हो गया। जी, मैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। कविता सिंह हल्का सा मुस्कुराई। सच बोलो बेटा, मैं समझ सकती हूँ। कुछ सेकंड बाद अनाया ने धीरे से सिर झुका दिया। हाँ, पसंद है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। सुनीता पास खड़ी, सब सुन रही थी और हल्का सा मुस्कुरा रही थी। उधर हॉल में रणवीर सिंह शांत बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मैं इसे पहले से जानता हूँ। सबकी नजर उनकी तरफ गई। क्या मतलब? राजवीर सिंह ने पूछा। रणवीर सिंह मुस्कुराए। जब मैं यहाँ आया था तो सुनीता ने मुझे बताया था कि आर्यन किसी लड़की को घर लाया है। आर्यन की नजर तुरंत सुनीता की तरफ गई। वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। रणवीर सिंह ने आगे कहा, और मैंने बस इतना ही सोचा कि अगर मेरा पोता किसी को घर लाया है तो वो लड़की खास होगी। सावित्री देवी दादी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लड़की बहुत प्यारी है, आंखों में सच्चाई है। विक्रम सिंह चाचा ने सिर हिलाया। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। चाची सुनैना सिंह ने भी कहा, बहुत अच्छी लगी मुझे, सीधी सादी है। राजवीर सिंह अब भी शांत थे, लेकिन उनकी सख्ती थोड़ी कम हो चुकी थी। कुछ देर बाद कविता सिंह अनाया के साथ वापस हॉल में आई। अनाया अब पहले से थोड़ी संभली हुई थी, लेकिन अभी भी नर्वस थी। राजवीर सिंह ने उसे देखा, फिर धीरे से कहा, बैठो। अनाया धीरे से सोफे पर बैठ गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर राजवीर सिंह बोले, अगर मेरे बेटे की जिंदगी में आना है तो मजबूत बनना पड़ेगा। अनाया ने तुरंत सिर हिलाया। जी। आर्यन उसकी तरफ देख रहा था और पहली बार उसे लगा ये लड़की सच में उसकी दुनिया बदल सकती है। और वहीं उस बड़े से हॉल में एक नया रिश्ता धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। रात धीरे धीरे और गहरी हो चुकी थी। विला के अंदर अब माहौल पहले जैसा भारी नहीं था, बल्कि थोड़ा हल्का और अपनापन भरा हो गया था। सब लोग हॉल में बैठे थे। हल्की फुल्की बातें, कभी हंसी, कभी पुराने किस्से, लेकिन एक नजर लगातार आर्यन पर थी, रणवीर सिंह की। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, जरा मेरे साथ आओ। उनकी आवाज में प्यार भी था और एक अलग ही गंभीरता भी। आर्यन समझ गया, ये कोई साधारण बात नहीं होने वाली। वो चुपचाप उनके पीछे पीछे चला गया। दोनों विला के एक शांत हिस्से में आकर रुक गए, जहां सिर्फ हल्की हवा की आवाज थी। रणवीर सिंह कुछ पल तक चुप रहे, फिर उन्होंने सीधे पूछा, कंपनी कैसी चल रही है? आर्यन थोड़ा चौंका, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, ठीक चल रही है दादाजी, बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। रणवीर सिंह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थोड़ी बहुत? आर्यन चुप हो गया। मुझे सब पता है, रणवीर सिंह ने शांत स्वर में कहा। क्या? आर्यन के मुंह से अपने आप निकल गया। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, हम इतने भी दूर नहीं हैं और ना ही इतने कमजोर। तुम भूल रहे हो, तुम किसी छोटे मोटे परिवार से नहीं हो। ये शब्द सीधे आर्यन के दिल में उतर गए। रणवीर सिंह आगे बोले, अगर जिंदगी में या काम में कभी भी कोई समस्या आए तो अकेले लेने की जरूरत नहीं है। हमें भी फोन कर लिया करो। हम सिर्फ नाम के लिए नहीं हैं, तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए हैं। आर्यन की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा था, जो कुछ हुआ था वो अचानक नहीं था। तो वो सब, उसने धीमे से कहा, कंपनी में जो हुआ। रणवीर सिंह हल्का सा मुस्कुराए। हर बात जानना जरूरी नहीं होता, बस ये जान लो तुम अकेले नहीं हो, बस इतना ही काफी था।
आर्यन कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर उसका नजरिया बदल चुका था। थैंक यू दादाजी, उसने धीरे से कहा। रणवीर सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। थैंक यू नहीं, बस आगे से याद रखना। दोनों वापस हॉल की तरफ चल पड़े, जहां सब उनका इंतजार कर रहे थे। अनाया थोड़ी दूरी पर बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार आर्यन की तरफ जा रही थीं। आर्यन ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में अब एक नया आत्मविश्वास था। रात आगे बढ़ती गई, हंसी मजाक, खाने पीने का दौर और परिवार के साथ बिताए गए वो छोटे छोटे पल, सब कुछ खास बनता चला गया। उस रात वो विलास सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक परिवार की गर्माहट से भरा हुआ था। और उसी गर्माहट के बीच आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि उसके पीछे सिर्फ उसका टैलेंट नहीं, बल्कि एक मजबूत सहारा भी है। एक ऐसा सहारा जो उसे गिरने नहीं देगा।